चलो बेटे, तो आज की जो क्लास है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज की जो मेरी क्लास है बेटा, इसमें मैं आप सब लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है बेटे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सब लोग है ना, नोटबुक निकाल लो बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम से मेरा ये टॉपिक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए हमारा जो ये चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैं अगर आपके साथ इस चैप्टर की बात करूं, मैं आप लोगों का जो एग्जाम पेपर देखता हूं ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को रिलेट करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर को रिलेट करते हैं, जबकि ये मिसलेनियस चैप्टर टाइप कुछ है। जो बड़े हेड हैं, आप मेरी बात को सुनना, इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम टैक्स का बहुत बड़ा हेड है, पीजीबीपी बहुत बड़ा हेड है, उसमें से क्वेश्चन जबकि आते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम का एक मिसलेनियस हेड है। उसका मैं एक रीजन आपको बताता हूं, 5 मिनट पहले आप मेरी बात को समझिए बेटा। अगर हम लोग बात करें हेड्स ऑफ इनकम की, तो हेड्स ऑफ इनकम में आप सब लोगों को पता है इनकम के 5 हेड हैं। हेड्स ऑफ इनकम में, हेड्स ऑफ इनकम में इनकम के मेरे पास कितने हेड है बेटे? 5 हेड है। हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड्स हैं, और इन 5 हेड्स के नाम पर मेरे पास सबसे पहला नेम कौन सा है बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरीज। 1 मिनट में लूंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि अदर सोर्स हेड बनाने के पीछे रीजन क्या है। अब सब लोगों ने मेरे साथ इनकम फ्रॉम सैलरी वर्ड चैप्टर पढ़ा। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में आपको मैंने बताया इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सब लोगों ने पढ़ा मेरे साथ। इंप्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तभी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर इंप्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा तो अब समझ लो इनकम फ्रॉम सैलरी वर्ड अराइज नहीं होगा। सब लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बात बताओ, यस या नो? अच्छा, एक बात बताओ, यानी कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर कोई इनकम अर्न करेगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ कि वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह हुआ कि वो टैक्सेबल नहीं होगा? टैक्सेबल तो होगा लेकिन उसका हेड बदल जाएगा। तो आप मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई भी इनकम अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करती है, कि मान लो आपने इनकम कैलकुलेट की और वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करती है, तो उससे वो उस हेड से बाहर हो जाएगी। लेकिन उसका हेड हम लोग बना देंगे फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जर्नली। मतलब अगर कोई भी इनकम किसी भी हेड में आनी चाहिए थी और वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पूरी ना होने की वजह से उस हेड को रिलेट नहीं कर पाई, तो अब समझ लो उसे हम लोग अदर हेड में, अदर सोर्स हेड में लेकर जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो सैलरी है। अगर इंप्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी हेड नहीं होगा। तो सैलरी हेड नहीं होगा, लेकिन कौन सा हेड होगा? तो बोला गया फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड आएगा। सब बच्चे पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, यस या नो? नंबर 2, मान लीजिए अपन ने पढ़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करूं, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और आप उसके ओनर हैं और आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है, तो उससे आने वाली इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कवर करते हैं। लेकिन जब हाउस प्रॉपर्टी हेड की मैं बात करूंगा, देयर शुड बी बिल्डिंग, ये एक पहली कंडीशन होती है कि बिल्डिंग का होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास कोई ग्राउंड है जिसके ऊपर बिल्डिंग नहीं है और आपने अकेला ग्राउंड रेंट पर दे दिया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड से बाहर हो जाएगा। रीजन क्या होगा? कि बिल्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की बेसिक प्रॉपर्टी को उसने पूरा नहीं किया। तो अगर ग्राउंड का रेंट आपको मिलेगा, इनकम है, टैक्स भी लगना चाहिए, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी हेड से बाहर हो गया, तो इसका मतलब वो कौन से हेड में जाना चाहिए? अदर सोर्स में जाना चाहिए। इसी तरह से जब मैं बात करूंगा बिजनेस और प्रोफेशन की, प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बेटे अगर कोई पर्सन
बिजनेस या प्रोफेशन करता है उसकी भी अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन करके जब एक पर्सन इनकम अर्न करेगा तो उसको पीजीबीपी हेड में हम कवर करते हैं। लेकिन अगर वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करेगा तो वो उस हेड से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये फोर्थ हेड है, इसकी अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। मैं जब कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। तो हर हेड की अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, या आप यूं कह लो कि एक हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है। वो चार्जिंग सेक्शन आपको ये बताता है कि ये इनकम इस हेड को रिलेट क्यों करती है। और अगर कोई इनकम इन 4 हेड में कवर्ड नहीं है तो उसे हम लोग कौन से हेड में कवर्ड करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर्ड करेंगे। उसे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर्ड करेंगे। सब लोग मेरे को ये बताओ। तो आप ये देखो, सबसे पहले बच्चे क्या समझते हैं कि भी अगर कोई भी इनकम पहले किसी भी हेड में कवर्ड नहीं हो पाई तो उसे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर्ड करेंगे। लेकिन अगर मैं बिल्कुल तरीके से बताऊं, प्रैक्टिकल वे से लिखते चलिएगा, सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 में आपका बेटे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड कवर्ड है। सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड जो है वो कवर्ड है। ठीक बात है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड जो है वो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 में कवर्ड है। और अगर मैं यहां आपके साथ बात करूं तो सेक्शन 56 आपको क्या लगता है किस चीज का सेक्शन होना चाहिए? चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए। आपको यह बात पता है किसी भी हेड में आने वाला पहला जो सेक्शन होगा वो क्या होगा? चार्जिंग सेक्शन होगा। किसी भी हेड में आने वाला पहला जो सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं चार्जिंग सेक्शन की, किसी भी हेड में आने वाला पहला सेक्शन जो है वो चार्जिंग सेक्शन होगा। और चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 56 आपको क्या कहता है? सुनिए, चार्जिंग सेक्शन के 2 पार्ट हैं यहां। आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो चार्जिंग सेक्शन के हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है चार्जिंग सेक्शन में, अगर मैं बात करूं तो जनरल प्रोविजन पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है जनरल प्रोविजन, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, और एक है स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में कवर्ड होगा। चार्जिंग सेक्शन तो 56 ही है, लेकिन जनरल प्रोविजन है सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 और स्पेसिफिक है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। अब ये जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन ये क्या है? तो एक सिंपल सी बात मैं बताऊं तो जनरल प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई भी इनकम फर्स्ट 4 हेड में कवर्ड नहीं हुई तो वो अदर सोर्स में कवर्ड होगी। जनरल प्रोविजन ये कहता है, ये जनरल रूल की वजह से, मतलब जनरल इनकम का मतलब ये है कि आपको मैंने क्या बताया कि एक इनकम अदर सोर्स में कब कवर्ड होगी। तो आपका माइंड बोलता है भाई जब कोई इनकम किसी भी रीजन के पूरा ना होने की वजह से फर्स्ट 4 हेड्स में कवर्ड नहीं हो पाई तो उसे उठाकर हम लोग अदर सोर्स में कवर्ड कर देंगे। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई इनकम, कुछ ऐसी इनकम भी है जो आएंगी ही अदर सोर्स में, स्पेसिफिकली मेंशन है। जैसे स्पेसिफिक इनकम की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक इनकम में एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डिविडेंड इनकम के बारे में। स्पेसिफिक में एक तो मैं पढ़ाऊंगा डिविडेंड इनकम के बारे में कि आपको अगर कभी भी डिविडेंड की इनकम मिलेगी तो डिविडेंड ऑलवेज अगर टैक्सेबल होगा या डिविडेंड का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हमेशा अदर सोर्स में ही होगा। अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं कभी भी डिविडेंड के बारे में कोई जिक्र आया तो मैंने बोला बेटा इसको होल्ड कर दो, अदर सोर्स में पढ़ाऊंगा। सही बात है ना? तो डिविडेंड के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग 3-4 लेक्चर एटलीस्ट लगाएंगे डिविडेंड के ऊपर। अभी तक तो आपको ये लगता था कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से
कंपनी जो शेयर होल्डर को अमाउंट देती है उसको डिविडेंड बोलते हैं, कहते तो उसी को डिविडेंड है, बट यहाँ जो डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड है वो वाइड है। मतलब डिविडेंड की डेफिनेशन में किस किस बातों को हम कवर करेंगे, तो उन सब चीजों को मैं यहां लेकर चलूंगा। डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड को मैं कवर करूंगा, और डिविडेंड की डेफिनेशन को कवर करने के बाद उसकी टैक्सेबिलिटी का पूरा काम मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक पर्सन कभी भी कैजुअल इनकम अगर अर्न करता है, एक पर्सन अगर कोई भी कैजुअल इनकम अर्न करता है, कैजुअल इनकम का मतलब क्या होगा? कैजुअल इनकम का मतलब होगा विनिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, टीवी गेम शो। इंट्रोडक्शन टू टैक्स में मैंने कैजुअल इनकम के बारे में आपको बताया। मैंने आपको यह बताया कैजुअल इनकम वो इनकम है जिसके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है। कितना फ्लैट रेट है? 30% जो है फ्लैट रेट कवर्ड है सेक्शन 115BB के अंदर। तो हम लोग उसके बारे में भी यहां डिस्कस करेंगे। मतलब कैजुअल इनकम के बारे में थोड़ा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू टैक्स में बता दिया, बट सही बात बताऊं तो इंट्रोडक्शन टू टैक्स में जब मैं थोड़ा कैजुअल इनकम के बारे में बता रहा था, तो मैंने कैजुअल इनकम के बारे में पूरा आपको बता दिया था कि जितना कैजुअल इनकम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने दे दी थी। बट उसमें बस एक कंसेप्ट है टीडीएस का जो मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गिफ्ट की इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल गिफ्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल गिफ्ट। पर्सनल गिफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो जी, एक पर्सन को कभी भी गिफ्ट किससे मिल सकता है? गिफ्ट देखो आपको किसी भी पर्सन को किसी से मिल सकता है। गिफ्ट लेने या देने के लिए आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना, गिफ्ट तो आप भी मेरे को दे सकते हो। वो एक अलग बात है कि कोई मतलब देता नहीं है, बट मतलब दे तो सही, दे तो सकते हो ना आप लोग। हाँ, मैं अगर पार्टी दूंगा तो पक्का गिफ्ट दोगे सब लोग? पक्का? प्रॉमिस? मतलब मैं अगर आपको पार्टी दूंगा तो आप मेरे को गिफ्ट दोगे, ये बात पक्का हो गई ना? इस बात से कोई झुठलाना मत बाद में। अभी मेरे से तुम पार्टी ले लो और गिफ्ट के नाम पर बोला जो होगी पार्टी, अब क्या गिफ्ट का क्या है? पक्का ना? प्रॉमिस है ना? चलो फिर मैं ठीक है, जब पार्टी दूंगा तो मैं वेट करूंगा कि आप मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आएंगे। हाँ, ये भी बात है कि गिफ्ट बड़ा हो या छोटा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। वैसे पार्टी भी बड़ी हो या छोटी, पार्टी तो पार्टी होती है ना? कोई बात नहीं है, मैं भी इस बात का ख्याल रखूंगा। मैं भी इस बात का ख्याल रखूंगा कि पार्टी तो पार्टी होती है, पार्टी तो दिल की खुशी है। सही बात है ना? तो पार्टी है, कैसे भी बना लो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपको सबको मैं चाय पार्टी दूंगा एक। चलिए, तो पर्सनल गिफ्ट हो सकते हैं, करेंगे। पर्सनल गिफ्ट हो सकते हैं। पर्सनल गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है? पर्सनल गिफ्ट की डेफिनेशन में क्या कवर्ड होगा तो मैं आपको बता दूं। पर्सनल गिफ्ट का मतलब अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और अदर देन क्लाइंट एंड बिजनेसमैन या प्रोफेशनल रिलेशनशिप। देखिए, अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में हैं और आप गिफ्ट की बात करेंगे तो आप चले जाएंगे कौन से हेड में? सैलरी हेड में। सैलरी हेड में मैं गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी बताऊंगा। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट देगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी अदर सोर्स में नहीं है, उसकी टैक्सेबिलिटी सैलरी में ही आएगी। अगर गिफ्ट देता है एक क्लाइंट अपने प्रोफेशनल पर्सन को तो उसकी टैक्सेबिलिटी पीजीबीपी में हेड में ही बन जाएगी, इसके अलावा कहीं नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे पर्सनल गिफ्ट की, पर्सनल गिफ्ट का मतलब गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव और नॉन रिलेटिव ऑन एनी ओकेजन लाइक बर्थडे, वेडिंग, वेडिंग एनिवर्सरी, दिवाली और एनी अदर ओकेजन, है ना? अगर किसी ओकेजन पर आपका कोई रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और नॉन रिलेटिव का मतलब होता है कि भाई आपके जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, नियर एंड डियर हैं। अब आप मेरी बात को समझिए, जब मैं कोई भी, मान लो मेरे घर में कोई ओकेजन होता है, ठीक है, तो मैं उस ओकेजन पर अपने रिलेटिव्स को तो इनवाइट करता हूं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड हैं, कुछ ऐसे नियर एंड डियर हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग हैं जो मेरे रिलेटिव नहीं है, लेकिन उस ओकेजन पर मैं उन लोगों को भी इनवाइट करता हूं, तो वो लोग भी मेरे को गिफ्ट दे सकते हैं। तो अगर ऐसे गिफ्ट आपको मिलेंगे तो वो गिफ्ट के ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या होगी? क्या उन गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा?
या नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो कितनी लिमिट तक नहीं लगेगा, उन सब बातों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सही है ना। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें आपको उलझा के रखेंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं आपको बताऊंगा या डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, कि रिलेटिव किसको बोलेंगे, तो आपको पता है रिलेटिव कौन होते हैं। रिलेटिव का मतलब जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हीं को आप रिलेटिव बोलते हो। अब अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो जो जितने आपके रिलेटिव हैं मेरे वाले तो आपसे डबल हो गए, पहली बात। क्यों, सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। आपकी एक मम्मी पापा, मेरे दो हैं, मतलब डबल हो गया ना। मल्टीप्लाई बाय टू तो आप वैसे ही कर दो, सही बात है या नहीं है। और मल्टीप्लाई बाय टू नहीं, मल्टीप्लाई बाय टू करने के बाद भी और बहुत सारे रिलेटिव है मेरे तो। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे ब्रदर के इन लॉज भी तो मेरे रिलेटिव हुए ना। जो मेरा रियल ब्रदर है उसके जो इन लॉज हैं वो भी तो मेरे रिलेटिव हुए। लेकिन जब इनकम टैक्स पर्पस की डेफिनेशन की मैं बात करूंगा तो क्या वो मेरे रिलेटिव होंगे। अगर मैं देखूं, अब प्रैक्टिकली अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, मेरे भाई का ब्रदर इन लॉ मेरा क्या लगता है, मेरे भाई का साला मेरा क्या लगता है, कैसे। चलो एक बात बताओ, मेरे भाई का ब्रदर इन लॉ जब मेरे घर आता है वो मेरे को क्या बोलेगा। एक्सप्लेन करो। मेरे भाई का ब्रदर इन लॉ जब मेरे घर आएगा और मेरे को विश करेगा, भैया मैं बिहार से आया हूं, है भाई, भैया क्यों बोलेगा, बिहार से आया हूं मैं। भैया तो उसको बोलते हैं, भैया ये काम करना भैया। भैया तो बिहार वालों को बोलते हैं, बिहार से आया हूं मैं। प्रैक्टिकली डिफाइन करो ना कि उसका और मेरा रिलेशन क्या होगा। प्रैक्टिकल बात है या नहीं है कोई डेफिनेशन। नाम लेके कैसे बोल देगा, ये बोलेगा और टी आर जैन क्या हाल है, ऐसे बोलेगा। हाँ जी, तिलक जी तो कह देगा ठीक है, और कहता भी है ठीक है। वो वनुष के सारे ससुराल वाले मेरे को ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि अगर रिलेशन डिफाइन करें, अब प्रैक्टिकल वे क्या है कि क्या सुनील का ब्रदर इन लॉ, यानी कि सुनील से जो मेरे ब्रदर हैं उनका ब्रदर इन लॉ मेरे को गिफ्ट देगा, मेरे को गिफ्ट देगा। वो अपने अपने रिलेटिव का, अपने भाई, अपने दीदी जिया जी को गिफ्ट देगा, मेरे को क्यों देगा यार गिफ्ट। लेकिन अगर वो देगा गिफ्ट तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे को गिफ्ट देगा तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब फिर तो मैं गिफ्ट लेने से रह गया, टैक्स लगेगा तो गिफ्ट लगेगा ही नहीं मतलब। हाँ जी, मतलब एक लिमिट तक आप गिफ्ट दे सकते हो, उससे ज्यादा गिफ्ट नहीं दे सकते। यार ये तो कोई बात नहीं। जैसे गिफ्ट तो छोटा बड़ा गिफ्ट तो गिफ्ट है, नहीं ये कोई बात थोड़ी ना यार। अब मेरी बात समझो यार, एक बात समझो। अब मेरी मदर इन लॉ के पास एक सोने की चेन है, जब भी मैं मेरे ससुराल जाता हूँ वो सोने की चेन दिखाती है, और वो कहती है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी मैं गिफ्ट आपको देके जाऊंगी। आप मेरी बात को समझना। और एक बहुत हैवी सी सोने की चेन है, एक बात समझो, मतलब वो गिफ्ट में कभी ना कभी तो मेरे को मिलेगी ना। तो अब आप मेरी बात को समझो, आप समझो मेरी बात तो। और या इसके अलावा मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी हुई, ठीक है, तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को गिफ्ट में एक बहुत अच्छी अमाउंट दी। तो क्या वो अमाउंट, उसकी लिमिट तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। तो उस लिमिट नहीं है तो क्या अगर मेरे फादर इन लॉ मेरे को कोई गिफ्ट देंगे तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और सारी बात छोड़ो यार, आप सारी बात छोड़ो, मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, ठीक है, और जिस दिन वो अपनी विल बनाएंगे वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, ठीक बात है ना, है तो वो भी गिफ्ट ही ना। तो क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे फादर ने एक 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रखी है और वो प्रॉपर्टी जब मेरे नाम करेंगे, दैट मीन्स मेरी इनकम 5 करोड़ आ गई। अब 5 करोड़ के ऊपर 30% टैक्स अगर लगेगा, क्योंकि स्लैब तो 30 में चला गया,
सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सरचार्ज का रेट भी 37%। तो भाई साहब मैं तो मारा गया गिफ्ट लेने पर ही। तो क्या हर किसी गिफ्ट पर टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। ये जो बातें मैं आपको बता रहा था, इन सब बातों में प्रैक्टिकली क्या है कि गिफ्ट किस केस में टैक्सेबल होगा। अब हमें यहां पर्सनल गिफ्ट का पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि कब एक गिफ्ट टैक्सेबल होगा, कब एक गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, और गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे निकल कर आएगी। और एक बात सब लोग समझ लो, क्लास की बातें क्लास में रहनी चाहिए, क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर क्लास से बाहर बात गई तो अच्छा नहीं होगा। समझ गया मेरी बात? हाँ। चलो, तो एक तो अगर हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड की इनकम हम लोग बात करेंगे, स्पेसिफिक है। अगर एक पर्सन डिविडेंड कमाएगा तो वो आएगा ही कौन से हेड में? हमेशा अदर सोर्स में। डिविडेंड का फर्दर कोई हेड हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मतलब आप चाहे शेयर को खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहे हो, आप ऐसे ब्रोकर टाइप पर्सन हो, आप शेयर सस्ते में खरीद लेते हो और आप जब कोई रेट बढ़ता है तो बेच देते हो। आपका तो भैया काम है, आपका बिजनेस है शेयर खरीदने बेचने का। लेकिन उस दौरान आपने एक शेयर परचेज किया, आपने उसको सेल करना था, उस दौरान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, वो डिविडेंड आपको मिला। अब शेयर का तो आपका बिजनेस है, डिविडेंड मिला तो प्रैक्टिकली तो उन शेयर्स के ऊपर ही मिला, लेकिन डिविडेंड की इनकम ऑलवेज अगर टैक्सेबल होगी तो याद रखिएगा वो इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में। पहली बात। नंबर 2, कैजुअल इनकम अगर आप कभी भी अर्न करेंगे, चाहे आप खुद ही कैजुअल इनकम, आपने एक वर्ड सुना हुआ है बुकी, सुना हुआ है? युवराज, युवराज खड़ा हो जा। बुक्की सुना हुआ है? आप सबने नहीं सुना हुआ, इसने सुना हुआ, मतलब इसको पता है ना? चल बता, बुक्की कौन होता है? मतलब बुक्की का डेफिनेशन क्या है? चलो बैठ जाओ, आपको पूरा नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। चलो, मैं मेरे को भी थोड़ी जानकारी है। बुकी वो बंदा होता है, देखो मान लो जब आप कोई भी कैजुअल इनकम पर गेम लगाते हो, जैसे लाइक अगर मैं बात करूं, आप हॉर्स रेस पर पैसा लगा रहे हो, सुनिए, हाँ इससे भी ज्यादा जानकारी मैं रखता हूं, उससे भी ज्यादा जानकारी है मेरे को। तो बुकी कौन होगा? तो बेसिकली आप जब हॉर्स रेस पर पैसा लगाते हैं कैजुअल टाइप, तो आपको भाव मिलता है एक हॉर्स रेस पर 1 का 10, फॉर एग्जाम्पल कि आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको 10 रुपया मिलेगा। लेकिन आपसे 1 रुपया लेगा कौन? एक बंदा होगा ना जो आपको ये कमिट करेगा कि आप मेरे को 1 रुपया दो, और अगर आप बैट जीत गए तो आपको हम लोग 10 रुपया दे देंगे, यही होगा ना? तो जो आपका 1 रुपया आपसे पकड़ेगा, दैट मीन्स वो पर्सन बुकी है। समझ गया मेरी बात? तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बुकी हैं, आपका काम ही लोगों को मैच खिलवाने का है, आपका काम ही लोगों का गैम्बलिंग करवाने का है, आपका काम ही लोगों का मतलब कैजुअल इनकम अर्न करवाने का आप सोर्स हैं, लेकिन आप खुद भी तो पैसा लगा सकते हैं। अब आप बुकी हैं, आपका बिजनेस है, आप लोगों का पैसा लगवाते हैं और जीतने पर उनको इनकम अमाउंट देते हैं, लेकिन आप खुद भी तो पैसा लगा सकते हैं। मतलब आप चाहे खुद ही बुकी क्यों ना हो और आपने खुद ने पैसा लगाया, आप खुद ही जीत गए, तो भी वो कैजुअल इनकम की ही डेफिनेशन में कवर्ड होगा। मतलब ये कि अगर विनिंग इनकम आएगी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो, या ऐसा कोई भी सोर्स जिसके आने की सर्टेनिटी नहीं है। मतलब ये जो कैजुअल इनकम है, ये वो इनकम होती है जिनको कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, जिनको कमाने के दौरान आपका लक काम करता है, और जिसमें किसी तरह की सर्टेनिटी नहीं है कि इनकम आएगी या नहीं आएगी। आप बोलेंगे सर सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? आप जब एक एम्प्लॉयर के अंडर जॉब करते हैं, आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, मैं आपको अपनी सर्विस दूंगा तो मेरे को फीस मिलेगी, एक बिजनेसमैन गुड्स बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, एक पर्सन प्रॉपर्टी बेचेगा तो कंसीडरेशन में उसको पैसा मिलेगा, एक बंदा हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर देगा तो रेंटल इनकम आएगी, देर सवेर आ जाए, लेट आ जाए, बट आएगी इनकम। जैसे ही आपकी इनकम इन्वेस्ट होगी, जैसे ही आपने कोई वर्किंग की, आपको उसके बदले में रेम्युनरेशन मिलेगा, आपको उसके बदले में इनकम मिलेगी। तो यहां इनकम की सर्टेनिटी है, सही है।
लेकिन जो ये कैजुअल सोर्स है इसमें इनकम की सर्टेनिटी नहीं है। आप एक दिन जीत गए तो दूसरे दिन हारने के भी उतने ही चांस रहते हैं। सही बात है या नहीं है? आप आज कितना पैसा कमाएंगे आपको नहीं पता। सही बात है ना? तो ऐसी इनकम को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल गिफ्ट, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं फैमिली पेंशन। एक वर्ड मैं यूज करूंगा फैमिली पेंशन, मतलब कुछ ऐसी इनकम। फैमिली पेंशन का मतलब होता है इंप्लॉई को उसकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। पता है आप सब लोगों को इंप्लॉई को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर इंप्लॉई की डेथ हो जाए तो डेथ के बाद उसकी विडो या उसके लीगल हायर्स को भी पेंशन मिल सकती है। समझ गए? लेकिन जब विडो और लीगल हायर्स को पेंशन मिलेगी, तो मैंने सैलरी चैप्टर में भी आपको बताया था कि विडो में और इंप्लॉयर में इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होगा। इस वजह से जो विडो को फैमिली पेंशन मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ द इंप्लॉई, उसको हम कौन से हेड में कवर करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग उसको कवर करके चलने वाले। तो मैं आपको अदर सोर्स के स्पेसिफिक प्रोविजन में कुछ ऐसी इनकम्स के बारे में बताऊंगा जो आएंगी ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इनमें से अगर हम लोग बात करें, एक पॉइंट और है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो वैसे तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पीजीबीपी हेड में भी आ सकती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन बिजनेस, अदर देन कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी, कि अगर आपका सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का बिजनेस है। देखो मैं आपको एक खास बात बताता हूं और एक क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, सब लोग ध्यान रखना। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बावजूद उसके बच्चे गलत कर देते हैं। डिविडेंड इनकम है ना, ऑलवेज अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, चाहे आप शेयर्स को खरीदने बेचने का बिजनेस ही क्यों ना करते हो। इंटरेस्ट इनकम जो है ये ऑलवेज अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, ये जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट इनकम जो है पीजीबीपी हेड में भी टैक्सेबल हो सकती है। अगर मैं एक बात करूं, आप एक बैंक को, बैंक का काम क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? लोगों से पैसा लेना और लोगों को पैसा देना। मतलब एक हाथ से ले रहे हो जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक हाथ से आगे लोन दे रहे हो जिसके ऊपर आप लोन पर इंटरेस्ट ले रहे हो। तो लोन पर इंटरेस्ट लेना और देना वो उनका बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आप सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का बिजनेस करोगे और उस दौरान, सुनो मेरी बात, आप सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का बिजनेस करते हो, मतलब आपने आज सिक्योरिटीज खरीदी, कल बेच दी, प्रॉफिट आ गया, बिजनेस इनकम है। उस दौरान होल्डिंग पीरियड के दौरान अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट बिजनेस इनकम ही ट्रीट होगा। अगर आपका सिक्योरिटीज का सेल परचेज करने का, ये क्वेश्चन पेपर में आया था इसलिए बता रहा हूं, सिक्योरिटीज का सेल परचेज करने का बिजनेस है, अब उस दौरान सिक्योरिटीज में आप डिबेंचर भी खरीद रहे हो, शेयर्स भी खरीद रहे हो। अब क्या होता है, मेरे को एक बिजनेस करना है, मैंने सोचा क्या बिजनेस करूं जिसमें बैठे बैठे कमाई हो जाए, बस थोड़ा सा रिस्क है, तो मैंने शेयर खरीदने बेचने का स्टार्ट कर दिया काम, शेयर डिबेंचर। मैं देखता हूं मार्केट में जाकर किन के शेयर डिबेंचर सस्ते रेट में मिल रहे हैं और इनके फ्यूचर में रेट बढ़ने के चांस हैं। जिनके चांस है मैं उनके खरीद के अपने पास रख लेता हूं, सही है, और जब रेट बढ़ते हैं तो बेच देता हूं। तो मेरा तो काम ही ये है, आप समझ गए। तो इस सिचुएशन में जब मैं वो शेयर खरीदने बेचने का काम या लोगों को खरीदवाने बिकवाने का काम करता हूं, तो मेरे लिए वो बिजनेस एक्टिविटी हो गई। अब उस बिजनेस एक्टिविटी में जब भी मैं इनकम कमाऊंगा ना, वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है। दूसरी बात क्या होगा, सुनना मेरी बात, इस दौरान जब आप ऐसा एक्टिविटी करते हो, इस दौरान जो सिक्योरिटी आपके पास कुछ दिन के लिए रह जाती है, उन सिक्योरिटीज पर आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, और अगर वो शेयर्स हैं तो उनके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा, चाहे आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो, इंटरेस्ट इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तभी वो अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन डिविडेंड इनकम ऑलवेज कौन से हेड में टैक्सेबल होनी है? अदर सोर्स में टैक्सेबल होनी है। अब मेरा काम आज इन शेयर्स को, डिबेंचर्स को खरीदने बेचने का नहीं है, मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैंने डिबेंचर परचेज किए और मेरे को इंटरेस्ट की इनकम आएगी,
इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने बॉन्ड खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने एफडी करवा रखी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने पैसा सेविंग कर रखा है जिसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट की इनकम आती है। वो सारी इंटरेस्ट की इनकम मेरे लिए कौन से हेड का पार्ट होती है? अदर सोर्स हेड का पार्ट। अब सब बच्चे पहले मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? तो अगर एक पर्सन, देखो आपका जो चैप्टर है, वैसे तो छोटी छोटी बातें मैं सब बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर आपका चैप्टर डिविडेंड, कैजुअल इनकम, पर्सनल गिफ्ट और इंटरेस्ट, इन 4 पॉइंट पे टिका हुआ है। मतलब अगर मेरे को इस चैप्टर में 10 दिन लगते हैं तो 8 दिन तो लगेंगे इन 4 पॉइंट में, और बाकी 2 दिन में सारा चैप्टर। समझ गए आप मेरी बात? मतलब ये एवरेज आएगी इसकी, मतलब ये 4 ही ऐसे पॉइंट हैं जिनको पढ़ाने के लिए मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जनरली आते हैं। और मेरे को इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है वो लगता है गिफ्ट का पॉइंट। सबसे ज्यादा गिफ्ट का पॉइंट और सबसे ज्यादा डिविडेंड का पॉइंट, ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जो अपने को इस चैप्टर में इतना बढ़िया से होल्ड करने, इनका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। सही बात है? अब सुनो, अब जब अपन लोग अदर सोर्स में ये सब चीजें पढ़ेंगे तो इस दौरान अगर मैं सबसे पहले बात करूं कैजुअल इनकम के बारे में, तो कैजुअल इनकम के बारे में मैं भाई आपको कुछ चीजें बता देता हूं। और कैजुअल इनकम के बारे में बताने से पहले भी एक बात और बता देता हूं, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा था एडवांस टैक्स, उस दौरान मैंने एक वर्ड आपके साथ और भी शेयर किया था, टीडीएस। एक मैंने वर्ड शेयर किया था टीडीएस, किया था ना? मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं बेटा। एक वर्ड मैंने यूज किया था आप लोगों के साथ, टीडीएस। अभी ना मैं कोई इनकम के बारे में कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेटे जब हम लोग इनकम अर्न करते हैं ना, अब लाइक अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट की इनकम की या कैजुअल इनकम की, तो इनके ऊपर है ना टीडीएस का फंडा लगता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, या ऐसा लिखता हूं मैं अमाउंट, ऐसा लिखता हूं अमाउंट रिसीव फ्रॉम विनिंग ऑफ हॉर्स रेस ₹70,000। अभी आप सिर्फ समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार पहले समझ लें, उसके बाद मैं स्क्रीन पर छोड़ दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम विनिंग ऑफ हॉर्स रेस, आपने हॉर्स रेस से 70,000 रुपया रिसीव किया है विनिंग से। सही है? यहां एक वर्ड मैंने लिख दिया रिसीव्ड। रिसीव का मतलब ये पैसा आपकी जेब में आ रहा है 70,000 रुपए। अब एक बात बताओ, जब आप कोई भी कैजुअल इनकम अर्न करोगे, कैजुअल इनकम जब आप अर्न करोगे, तो कैजुअल इनकम आपने मान लो 100 रुपए कमाई, फॉर एग्जांपल एक बार के लिए मानते हैं, और आपने पैसा लगाया, आपने इनकम कमाई। आप जब इनकम लेने जाओगे बुकी के पास, बुकी समझ गए ना, जिसको आपने पैसा दिया था कि ये भाई पैसा लगा, इनकम आएगी तो दे दियो। अब आप बुकी के पास गए और आपने जाके बोला देखो जी मैं जीत गया हूं, लाओ मेरी विनिंग हो गई, लाओ मेरे पैसे दो। आपको लगता है वो आपको पूरे पैसे दे देगा? पूरे पैसे नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, इसके ऊपर भैया क्या डिडक्ट होगा? टीडीएस। क्या डिडक्ट होगा? क्योंकि मैं आपको पैसे दूंगा, आपके लिए वो क्या बन जाएगी? इनकम, जिसके ऊपर आपको पे करना होगा टैक्स। तो गवर्नमेंट ने मेरे को एक राइट दे रखा है कि मैं जब भी आपको पैसा पे करूं तो मैं उसके ऊपर क्या डिडक्ट कर लूंगा? टीडीएस। अब होगा ये कि आपकी जो टीडीएस का रेट क्या है, मान लीजिए विनिंग फ्रॉम कैजुअल की बात करें तो यहां टीडीएस का रेट क्या है? यहां टीडीएस का रेट आपका है बेटे मान लीजिए 30%। कैजुअल इनकम के ऊपर 30% टीडीएस का रेट है। तो जब भी आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 100% अमाउंट विनिंग करेंगे तो उसका टीडीएस आपका डिडक्ट कितना होगा? 30%। और आपको इन हैंड कितना परसेंट पेमेंट मिलेगा बेटे? 70% पेमेंट आपको रिसीव्ड होगा। जो पेमेंट आपको रिसीव्ड होगा वो कितना परसेंट पेमेंट रिसीव्ड होगा बेटे? 70% पेमेंट रिसीव्ड होगा। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? आपको कितना परसेंट पेमेंट रिसीव होगा?
70%। 30% टीडीएस डिडक्ट होने के बाद 70% पेमेंट आपको रिसीव होगा। अब क्योंकि मान लीजिए मैंने ये इनकम रिसीव का पॉइंट बताया, इनकम रिसीव कितनी हुई है 70,000, और ये 70,000 कितने परसेंट की वैल्यू होगी 70%, क्योंकि 30% क्या डिडक्ट हो रखा था टीडीएस। तो याद रखिएगा अगर किसी भी इनकम पर अगर टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, किसी भी इनकम पर अगर टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, तो आप उसको जब हेड में इनकम बनाएंगे तो वापिस से उसका ग्रोसिंग अप करना पड़ेगा। एक वर्ड में यूज करूंगा ग्रोसिंग अप ऑफ इनकम, एक वर्ड में यूज करूंगा ग्रोसिंग अप ऑफ इनकम, यानी कि आपको हमेशा ऑलवेज क्या करना होगा बेटा, इनकम का ग्रोसिंग अप करना होगा। आप बोलेंगे सर इनकम के ग्रोसिंग अप का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला यहां यूज होगा, नेट अमाउंट रिसीव्ड। अगर टीडीएस डिडक्ट होने के बाद आपका नेट अमाउंट जो रिसीव होगा इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट, ये ग्रोसिंग अप करने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि आपको नेट अमाउंट मिला 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट था 30, तो इसको नीचे रखेंगे तो 70 आ गया, ग्रोसअप करेंगे तो ये इनकम बन जाएगी बेटे 1 लाख रुपए। ग्रोसिंग अप करने के बाद ये इनकम कितनी बन जाएगी 1 लाख, यानी कि आपने विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना किया था 1 लाख, आपका 30% टीडीएस डिडक्ट हो गया था 30,000, और इन हैंड आपको नेट कितना दिया गया था 70,000। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है, तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 70,000 नहीं है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है जी 1 लाख। पूरी बात सुनिएगा, आप बोलेंगे जी मेरे को तो इन हैंड तो 70,000 मिला, अगर आपको इन हैंड 70 मिला, आपको उसका क्या करना पड़ेगा, ग्रोसिंग अप करना पड़ेगा, और ग्रोसिंग अप करके ग्रोस अमाउंट निकालना पड़ेगा और उसको इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो, मैं 5 लाख रुपए सालाना बिजनेस से कमाता हूं, और इस साल मेरी 1 लाख रुपए की विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हुई, सही है, लेकिन हॉर्स रेस में से मेरे को कितने रुपए मिले 70,000, मेरे अकाउंट में 70,000 क्रेडिट हो गए। पूरी बात सुनना, होगा क्या और कैसे होगा, मेरे अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट हो गए 70,000 क्रेडिट हो गए, हाँ या ना, सही है। इसके अलावा सुनते जाना, इसके अलावा क्या हुआ, और मेरे बिजनेस से नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5 लाख। अब मेरी जीटीआई कितनी होगी, मेरी बिजनेस से इनकम कितनी है 5 लाख, और हॉर्स रेस में मैंने जीते तो 1 लाख रुपए, विनिंग हुई थी 1 लाख, बट टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मेरी इनकम में मेरे अकाउंट में क्रेडिट कितने हुए 70,000। मैं आपको यह पूछना चाह रहा हूं मेरी जीटीआई कितनी है, जीटीआई बिजनेस से 5 लाख, अदर सोर्स में भी इनकम है, दोनों को मिलाकर जीटीआई बनती है, हाँ या ना। मैंने आपसे यह क्वेश्चन किया कि मेरी जीटीआई कितनी होगी 5 लाख, 5,70,000, 6 लाख या नन ऑफ द अबव। अब आप लोगों को यह क्वेश्चन सबसे पहले समझना है, तो भाई आपकी जो जीटीआई होगी वो 6 लाख होगी। करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, आप जब जीटीआई का कंप्यूटेशन करेंगे तो आप यहां जब जीटीआई निकालेंगे तो आप ये बताएंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि बिजनेस इनकम आपकी कितनी है 5 लाख, पूरी बात सुनना, बिजनेस इनकम आपकी कितनी है 5 लाख। फिर आप दिखाएंगे अदर सोर्स में आपकी हॉर्स रेस से कितनी इनकम आई थी 70,000, ये तो रिसीव हुई थी। मैं इसका ग्रोसिंग अप करूंगा इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट करके, मतलब उसकी ग्रोस इनकम कितनी थी 1 लाख। हॉर्स रेस से इनकम तो 1 लाख आई थी, रिसीव मेरे को 70 हुए थे वो अलग बात है, बट इनकम तो 1 लाख थी ना, यस या नो, इनकम तो 1 लाख थी ना। आप बोलोगे सर इन हैंड तो 70 मिले, अरे बताऊंगा टेंशन मतलब, कमाए तो 1 लाख थे ना, तसल्ली तो ना 1 लाख रुपए लग गए भाई, पैसे आ गए, 1 लाख रुपए इनकम आ गई, हाँ या ना। आपके अकाउंट में 30 आए हैं, मेरी बात सुनना, बट आपकी इनकम तो 1 लाख थी ना, यस या नो। तो इनकम ग्रोस बना लो वापस, इनकम ग्रोसिंग अप करके इनकम कितनी आ गई 1 लाख, तो जीटीआई आपका कितना आ गया, अब सुनो जीटीआई आपका आ गया 6 लाख। अगर उसके ऊपर मान लो 80C to 80U आपने कोई भी नहीं ली फॉर एग्जांपल, तो आपकी टीटीआई कितनी आ गई
6 लाख। अब टीटीआई का तुम टैक्स निकालोगे नहीं निकालोगे? जब तुम टीटीआई का टैक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे? टीटीआई को बाइफरकेट करोगे। टीटीआई में 1 लाख तो क्या है? कैजुअल इनकम, और 5 लाख क्या है? अदर इनकम। यस या नो? अब अगर मैं बोलूं कि इसका टैक्स निकालो तो सब लोग निकाल सकते हो ना। 1 लाख का लगेगा 30% और इसका लगेगा स्लैब रेट। यस या नो? अब जो भी आपका इससे टैक्स निकल कर आएगा, जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई ये आपका टैक्स बनता है, लाओ दो। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये जो टैक्स बना इसमें से मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हो रखा है? 30,000 पहले हॉर्स रेस में 30,000 मेरा गवर्नमेंट को डिडक्ट होके जा चुका है, तो ये नेट अमाउंट है जो गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा। यस या नो? तो इनकम को कंप्यूट ऐसे किया जाता है। तो अगर मैंने सिर्फ इस पूरे टॉपिक में एक ही बात बताने की कोशिश की है, इस पूरे टॉपिक में मैंने सिर्फ एक ही बात बताने की कोशिश की है कि बेटा अगर किसी भी इनकम पर कभी भी टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा तो आपको सबसे पहले उसका ग्रोसिंग अप करके ग्रोस इनकम को वापस से आप अपनी इनकम में ऐड कर दोगे और नेचुरल तरीके से आप टैक्स निकाल के ले आओगे, और जितना टीडीएस आपका डिडक्ट हो रखा था, जब आपकी अल्टीमेट टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें वो टीडीएस आपका एडजस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो अगर किसी भी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हो रखा है तो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद जो बचता है वो इनकम नहीं है। इनकम तो टीडीएस डिडक्ट होने से पहले जो थी वही थी। यस या नो? और उसी अमाउंट को आपकी इनकम में इंक्लूड कर दो, जीटीआई निकाल लो, टीटीआई निकाल लो, टैक्स निकाल लो, और जो आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हो रखा था वो माइनस हो जाएगा। सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? यस या नो? हो जाएगा इतना काम? तो चलिए, मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको अदर सोर्स के बारे में बता दी है। कल की क्लास में जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो आपको अदर सोर्स का मटेरियल भी दे दूंगा और प्लस उसके ऊपर हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली